नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। दोस्तों, जब कोरोना संकट काल आया तो ऐसे में लोगों के सामने खाने पीने की कई दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। ऐसे में कई ऐसी संस्थाएं आई सामने जिन्होंने निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा की। उनके सामने जितने भी संकट आए उनसे उभारने की कोशिश कई संस्थाओं ने की। ऐसे ही संस्था के कुछ लोग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। युवा भीम सैनिक से अनिल सेन जी नमस्कार, रमन सोनी और नितिन निगम। नमस्कार। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, कोरोना संकट काल जब आया, ऐसे में लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें होने लगी, उनकी नौकरियां चली गई, ऐसे में आपने उनको कैसे सहारा दिया, कैसे उनको इन दिक्कतों से बाहर निकाला? जी नमस्कार, मेरा नाम रमन सोनी है और मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ। जब शुरुआत में लॉकडाउन की तिथि घोषित हुई, उसके बाद में लोगों की जो आर्थिक स्थिति वो पूरी डाउन हो चुकी थी, कमाने का जरिया था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। कुछ उनके पास जो जमा पूंजी थी उसके माध्यम से उन्होंने कुछ दिन अपना राशन, अपना किसी प्रकार से गुजारा किया, लेकिन हौले हौले जब उनका जमा पूंजी, उनकी पॉकेट मनी वो ख़त्म होती चली गई तो उनके घर में आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति पैदा हो गई। तो उस स्थिति को भांपते हुए मोबाइल की वीडियो के द्वारा बहुत लोग अपनी वीडियो बना कर डाल रहे थे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, किसी के घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो हमारी जो टीम है, हमारी संस्था है, उन्होंने आपस में बैठ कर विचार विमर्श कर फिर हम लोगों ने एक साथ डिसाइड किया लोगों की मदद कैसे की जाए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया हर प्रकार से हर संभव इनके लिए हम खड़े रहेंगे, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे खाने पीने की सामग्री हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे किसी प्रकार की और सुविधा क्यों ना हो। तो फिर हम लोगों ने एक ऑनलाइन मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि इनकी मदद की जाए। सबसे पहले हमने कच्चा सामान जो घरेलू होता है लोगों के लिए, जो महिलाओं के लिए जो खाने पीने पकाने का सामान होता है उसकी व्यवस्था कराई। उसके बाद फिर हमने चिन्हित किया कौन कौन से आर्थिक परिवार स्थिति से जूझ रहे हैं, जो हमारे संपर्क में थे, क्योंकि हमारी पूरी टीम आगरे में पूरे शहर में फैली हुई है, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 4, हर जगह से हमारे संपर्क में हमारे लोग हैं। तो उनके माध्यम से फिर हमने उनको सामग्री पहुंचाई, क्योंकि स्थिति ऐसी थी पुलिस वाले कहीं जाने नहीं दे रहे थे। उसको भी ध्यान में रखते हुए, कोरोना की बीमारी को भी ध्यान में रखते हुए, कहीं हम इस बीमारी के चपेट में आए हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए उनमें काफी सतर्कता के साथ हमने इस काम को अंजाम दिया। और वो कहते हैं ना कि जब किसी काम को करने की अगर ठान लो तो कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो हम लोगों ने रात के समय, सुबह मॉर्निंग के समय थोड़ी बहुत छूट देती थी पुलिस प्रशासन, तो हमने उस टाइम पे निकल के उन लोगों के घर में सामग्री पहुंचाई, मदद पहुंचाई। कहीं मेडिसिन की कमी थी तो मेडिसिन पहुंचाई, कहीं किसी की बच्चे के लिए दूध की जरूरत थी तो वो दूध भी हमने मुहैया कराया। और फिर ISBT जो बस अड्डा है वहाँ पर, खंडारी बस अड्डे के पास, वहाँ पर लाखों को, हजारों की संख्या की तादाद में मजदूर अपने घर पर पलायन कर रहे थे, क्योंकि उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने उनके खाने पीने तक की व्यवस्था पैकेट के रूप में हमने वहाँ पर करवाया और उनको खाने पीने की सामग्री दी। अनिल, आपसे पूछना चाहेंगे कितनी दिक्कतों का सामना इस टाइम करना पड़ा, क्योंकि इस टाइम क्या खुद को भी सही रखना है और सामने वाले तक हमें खाना भी पहुंचाना है, उनकी मदद भी करनी है, ऐसे में खुद को भी सुरक्षित रखना, कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज इसमें हुई? एक बार हम एक परिवार को भोजन सामग्री देने जा रहे थे, तो जब हम सड़क से निकल रहे थे तो हमने देखा कि हम पारिवारिक वालों की तो मदद कर रहे हैं, जब मगर जो लावारिस लोग हैं वो सड़कों पे पड़े हुए हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, ना ही प्रशासन द्वारा उनके लिए कोई सुविधा की गई थी, ना ही किसी और के थ्रू। तो हमने फिर आगे और विचार किया, हमने सोचा पका हुआ भोजन हम वितरण करेंगे। तो हमने खिचड़ी, रोटी, दाल पूड़ी, जो भी हम पे संभव हुआ वो हमने पैकेट में पैक करके खाना बनाकर उन लोगों को हमने MG रोड हो या आपका यमुना किनारा रोड हो, जहाँ जहाँ हमें बेसहारा लोग मिले, हमने उनको भी भोजन मुहैया कराया। उसके बाद कुछ दिक्कतें ऐसी आई, जब हम देने जाते थे तो प्रशासन हमें रोकता था। हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते थे, वो कहीं तक हमारी बात समझते थे जब हम उन्हें भोजन देने जाते थे। उसके साथ हमें 3-4 दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता था, जैसे कि गर्मी, उस टाइम पे गर्मी का प्रकोप बहुत था। उसके बाद कोरोना का संक्रमण, उसके साथ साथ प्रशासन और अपने आप को बीमार होने का डर। ये 4-5 चीज़ें ऐसी थी कि हमने उन्हें लड़ते हुए उन लोगों की मदद करी। जैसा अनिल ने बताया कि काफ़ी दिक्कतों का इनको सामना करना भी पड़ा, और जब आप लोग खाना पहुंचाने इन तक जाते थे तो लाजमी सी बात है काफ़ी बड़ी टीम आपको लगती होगी, तो कैसे आपने इन सब चीज़ों को, व्यवस्थाओं को संभाला? उस स्थिति में हमने जो भी कार्य किए वो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन हमने काफ़ी जूझते हुए हर तरीके के इस काम को अंजाम दिया। क्योंकि हम, कुछ लोग के अंदर जज्बा होता नहीं, कुछ लोगों की माएँ जो होती हैं अपने परिवार, अपने बेटों को इस तरीके से इस हार्ट
बीमारी में कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस बीमारी में ग्रसित हो, इसलिए फिर भी लोग हमारे साथ डटे रहे, हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हमने हर संभव वो मदद की जो करनी चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर चाहे महिला तक, हर जो संभव हम पे बना हमने किया। क्योंकि हम जब वीडियो देखते थे, क्योंकि हमने फेसबुक पर एक अपने नाम से, संस्था के नाम से एक नंबर जारी किया था कि इसी प्रकार की कहीं कोई भूखा ना सोए, हमें कॉल करे, हम आपके साथ हैं। तो जब जब कॉल आते थे, क्योंकि अनगिनत कॉल आते थे, क्योंकि जरूरत सबकी थी उस टाइम पे, किसी के पास रोजगार नहीं था, किसी के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम हर संभव हर कॉल का अटेंड करके उनकी प्रॉब्लम को सुनकर उनके लिए परिवार के सपोर्ट की अगर बात करी जाए, जब आप इतना बड़ा काम करने निकलते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं भी उनकी ज़्यादा डबल हो जाती है कि कोरोना संकट काल चल रहा है, जहाँ लोग अपने घरों में बंद हैं, लोगों का रोजगार जा रहा है, ऐसे में आप लोग अपने घरों से बाहर निकले, आपकी संस्था ने लोगों की मदद की, तो कितना सपोर्ट आपके परिवार का भी आपको मिला है? जैसे कि संस्था द्वारा हमने जो किया वो किया, मगर मैं अपने परिवार की बताऊं, मेरी शादी 1 जनवरी न्यू ईयर वाले दिन हुई थी। उसके साथ हमें 2 महीने बीते थे, 22 मार्च को ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। तो हमें अपने हनीमून के लिए कहीं जाना था, मगर मेरी वाइफ से मैंने डिस्कस किया, जो हमारा पैकेज था 30 से 40 हज़ार रुपये का। तो मेरी वाइफ ने और मेरी मम्मी ने डिस्कस किया कि ठीक है, आगे जब बहुत बड़ा समय है, आगे कभी मौका मिलेगा तब हम जाएंगे, इस पैसे को हमें ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। तो मेरी मम्मी और मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया और हमने उससे 150 परिवारों के लिए राशन सामग्री के पैकेट बनाए और घर पे ही हमने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों के उनके घरों पे देखकर उन्हें एक पर्ची देकर अपने घर पे बुलाया या उनके घर पे पहुंचाया। 150 लोगों को मैंने अपने घर से ही भोजन वितरण किया। मेरी मम्मी और मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहता है, हमेशा ही रहता है। जी जी, ये तो आपकी अपनी बात हो गई, लेकिन आपकी काफ़ी बड़ी टीम है, जैसा आपने बताया है, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर उन सबकी बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको परिवार की तरफ से शायद सपोर्ट ना मिल रहा हो, या सभी लोगों की तरफ से? कुछ लोगों के परिवार ऐसे होते हैं जो डरते हैं, डरना भी थोड़ा लाजमी है क्योंकि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, हम घूम रहे थे। तो कुछ परिवारों की ऐसी दिक्कत आई, उनकी माँ पापा या भाई उनके मना करते थे ऐसे ना जाओ, तो हमने उनके लिए एक सुविधा तैयार की कि जो बाहर निकल सकता है वो बाहर निकलेगा और जो घर से बाहर नहीं निकल पाता है वो फाइनेंशियली मदद करेगा। उन्होंने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया, जो बाहर निकल सकता है गूगल पे फ़ोन पे यूज़ करके हमने उन लोगों का पैसा अपने कलेक्ट करके और सारी व्यवस्थाएं करके उन ज़रूरतमंद लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई। तो अब बात करते हैं प्रशासन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोरोना संकट काल था, जब लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा था, ऐसे में आपकी संस्था लोगों की मदद करने के लिए लगातार बाहर निकल रही थी, तो आपको क्या प्रशासन का सहयोग मिला या आपको उनसे भी कुछ जद्दोजहद उनको करनी पड़ी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए? किस तरीके से आपने इस चीज़ को मैनेज किया? मेरा खुद का 3 बार चालान हुआ था। अच्छा। हाँ जी, मेरा खुद का 3 बार चालान हुआ था। एक बार हमारे एसएसपी बबलू कुमार जी थे डांगरन चौराहे पे, उन्होंने खुद मेरा किया था, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी था जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भोजन पहुंचाना। इसलिए हमने उस चालान को भी ना देखते हुए और थोड़ा बहुत प्रशासन से होता था, मगर फिर भी हमने अपने काम पे फोकस किया और ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुँचाई। मेरा खुद का 3 बार चालान हुआ था। अच्छा। हाँ जी, मेरा खुद का 3 बार चालान हुआ था। एक बार हमारे एसएसपी बबलू कुमार जी थे डांगरन चौराहे पे, उन्होंने खुद मेरा किया था, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी था जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भोजन पहुंचाना। इसलिए हमने उस चालान को भी ना देखते हुए और थोड़ा बहुत प्रशासन से होता था, मगर फिर भी हमने अपने काम पे फोकस किया और ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई। आपसे पूछना चाहिए, अब तो अनलॉक का सिलसिला शुरू हो चुका है, लगातार भारत में हर चीज़ अनलॉक होने की कगार पे आगे बढ़ रही है, लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी तो खैर अभी भी चल रही है, तो ऐसे में भी अभी भी लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें हैं, संकट है जो लोगों के ऊपर मंडराता रहता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रीट पर रहते हैं, ठंड का समय अब शुरू हो चुका है, तो अब आपकी संस्था किस तरीके से इनकी मदद करती है? अब वर्तमान में जो समय चल रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि अब थोड़ा बहुत रोजगार लोगों का आ चुका है, तो उसको देखते हुए हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और आने वाले 6 दिसंबर के दिन ब्लड डोनेट का प्रोग्राम रखा है हमने। उसमें हम लोग सब लोग ब्लड देंगे और जो सर्दी का समय है, रात में जो बेचारे गरीब सोते हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था की जाएगी। हम हमारी पूरी टीम एक दूसरे का डिस्कस करने के बाद सबको एक कंबल वितरण करेंगे। अभी जैसे त्योहारी सीजन भी निकला है, अभी दीपावली का समय आया है, सबने
काफ़ी अच्छे से इस दिन को सेलिब्रेट किया है, लेकिन कई ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो इस दिन को नहीं मना पाते, या कोरोना संकट काल की वजह से जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं उनके पास शायद उस तरीके से वो अपने इस त्यौहार को नहीं मना पाएंगे या मना पाए थे जैसे वो लोग हर साल मनाते हैं। ऐसे में आपने उनकी किस तरीके से मदद करी उनके त्यौहार को अच्छा मनाने के लिए? हमने सभी जो भी हमारी टीम है सब एक एक किलो मिठाई लेकर आए। लगभग हमारे पास 50 से 60 केजी मिठाई हो गई। उसके हमने आधा किलो के डब्बे पैक करके हमने एमजी रोड जो भी फुटपाथ पर निवास कर रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में निवास कर रहे हैं, उन परिवारों को हमने मिष्ठान वितरण किया। हमने अपनी दिवाली उनके साथ सेलिब्रेट की जी। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको इस बार की दिवाली को उनके साथ शेयर कर, क्योंकि हमेशा अपने परिवार के साथ ही इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन जब आप लोग गरीबों के बीच पहुंचते हैं तो कैसी फीलिंग आती है आपको? इस साल ही नहीं, हम हर साल करते आ रहे हैं मतलब इस काम को। हर साल हमारे परिवार के लोग भी बोलते हैं कि हम सारी फैमिली एक साथ में दिवाली मनाते हैं। आप लोग गरीब लोगों के सामने बेचारे जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं उनके सामने मनाते हो, तो काफ़ी जगह से प्यार भी मिलता है, बहुत लोग सम्मान भी करते हैं कि आप इस तरीके का काम करते हो, तो उससे भी दिल खुश हो जाता है। जी। आगे की अगर फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करी जाए तो क्या है, किस तरीके से आपकी संस्था लोगों की मदद लगातार करती रहेगी? जब तक कोई प्रॉब्लम आती है किसी के ऊपर, और जैसे भी हम जो भी कुछ बनता है, हम जैसे कॉल आते रहते हैं कि भैया जैसे ब्लड डोनेट कम कैंप लगाते हैं, पूरी साल हम पे फ़ोन आते हैं कि भैया इस तरीके से ब्लड की ज़रूरत है, कि कभी कहीं से आगे कभी हर किसी के लिए बंदोबस्त कराते हैं। अगर हमारे पास ख़त्म भी हो जाता है तो किसी न किसी से बात करके हम उसको ब्लड पहुंचाते हैं। तो इसके साथ साथ और किस प्रकार से मदद करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था जो भी है हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कि अभी हमने दिवाली का प्रोग्राम किया, अब 6 दिसंबर का किया, अब आएगी जनवरी, जैसे 26 जनवरी को प्रोग्राम हम बच्चों का प्रोग्राम कराते हैं जो कि उन्हें शिक्षा की ओर बढ़ाता है। उन्हें उनका जो भी उनके अंदर खूबी होती है, जो टैलेंट होता है उसे निखारते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनके बच्चों के जो टैलेंट होता है उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हर महीने 2 महीने बाद हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता रहता है। तो कितनी बड़ी टीम आपके साथ काम करती है? अगर लोगों की बात करी जाए तो गिनती पे अगर आए अगर हम लोग, तो कितने लोग हैं जो आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं निस्वार्थ भावना के साथ? हाँ, ऐसा होता है। काम करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, वैसे तो हज़ारों की संख्या में, मगर काम करने वाले जो हैं 100+ है, जो हमेशा किसी भी ऑन द स्पॉट तैयार रहते हैं, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जी। एक बार फिर से कोरोना संकट काल की तरफ आते हैं। कोरोना संकट काल जब आया था, ऐसे में कई ऐसी संस्थाएं थी जो उभर गई, जो पहले नहीं जानी जाती थी वो अब जानने लगी हैं। जैसे जैसे अनलॉक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये संस्थाएं कहीं गुम सी होती चली जा रही हैं। लोगों के पास उनका पहुंचना बंद हो चुका है। मदद के नाम पे अभी वो इतना नहीं कर पा रहे जितना कोरोना संकट काल के टाइम उन्होंने किया था, लेकिन लोगों की आशाएं जो है ऐसी संस्थाओं के साथ कहीं ना कहीं बंद जाती है। तो आप लोग कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे? अगर हमारे पास आज भी कोई ज़रूरतमंद हमें फ़ोन करता है या हमसे संपर्क करता है, तो आज भी हम उसकी सहायता करते हैं किसी भी तरीके से। अगर आज भी मेरे पास कल एक महिला का फ़ोन आया था, उन्हें एक ब्लड की ज़रूरत थी, उनकी बेटी है, उन्हें 2 यूनिट उनके परिवार वालों ने ब्लड दे दिया, 30 यूनिट उन्हें चाहिए, वो उनके लिए अरेंज नहीं हो पा रहा। तो हम जो ब्लड देते हैं वो एसएन मेडिकल कॉलेज देते हैं, क्योंकि सरकारी ब्लड बैंक में ज़्यादातर संस्थाएं ब्लड नहीं देती, ज़्यादातर प्राइवेट ब्लड बैंकों में ही ब्लड देते हैं। हम एसएन ब्लड बैंक में ब्लड देते हैं। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, जो हेड है उनके, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर अब हम जो 6 दिसंबर को ब्लड देंगे, आप उसमें से हमारा 1 यूनिट कट करना, मगर फिलहाल आप अब 1 यूनिट ब्लड दें। तो उन्होंने मेरी बात को रखते हुए उन्हें महिला को 1 ब्लड यूनिट दिया। आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अब आपकी संस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है? क्या आपके प्लान है जो लोगों की मदद करी जाए? आगरा में जितनी भी जाड़ों का समय है, इस टाइम आप लोग कैसे मदद और आगे करना चाहेंगे लोगों की? जी, मैं आपको बता दूं, हमारी जो संस्था है सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं चमकी, जैसा अभी आपने जिक्र किया था, कुछ संस्थाएं गुम होती चली गई। आपका कहना सही है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना चेहरा चमकाने का काम किया था, और बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो सिर्फ कोरोना संकट काल के टाइम ही उभरी हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की बोलते हैं ना एक आस, जब कोई मदद करने वाला उन तक पहुंचता है, कोई हाथ पकड़ता है ऐसे लोगों का, तो उनकी आस जो है उनसे बंध जाती है। लेकिन कई संस्थाएं जो है वहां तक उन्होंने मदद की, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग
बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ये जो संस्थाएं कहीं गुमसी होती नजर आ रही बिल्कुल है। बिल्कुल आपका कहना सही, क्योंकि हमने भी कई बार मोबाइल पे वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप पे वीडियो आती थी, कहीं कहीं छोटी छोटी संस्थाएं नहीं, कई सैकड़ों की संख्याओं में संस्थाएं थी जो लोगों की मदद भी कर रही थी, लेकिन कहीं वो आज नज़र नहीं आती हैं। लेकिन जो हमारी संस्था है वो पहले भी एक्टिव थी, वर्तमान में भी एक्टिव है, फ्यूचर में एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ लॉकडाउन को नहीं देखते हैं, इससे पहले भी जिन लोगों की हमने मदद की है उनकी भी हमने बढ़ चढ़ कर मदद की है। गाँव देहातों में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं उन पर भी हमने संज्ञान लेते हैं, उनके परिवार को एसएसपी डीएम से मिलाकर उनको इंसाफ दिलाने का काम किया है। जी हमारे पास वीडियो फुटेज है, उनकी खबरें हैं, सब कुछ हमारे पास प्रूफ के तौर पर रखा हुआ है, क्योंकि हम उनको इंसाफ दिलाने का भी काम करते हैं, क्योंकि कहीं किसी की आवाज़ प्रशासन नहीं सुनेगा, कि वो एक परिवार जाता है उसकी नहीं सुनाई देती। जब एक पूरी टीम 5, 10, 20, 50, 100 लोग जाते हैं तो प्रशासन मजबूर हो जाता है उसको सुनने के लिए, क्योंकि इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, और हमने दिलाया भी कई लोगों को इंसाफ। ऐसा करने से हमें एक एनर्जी महसूस होती है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आस जगी रहती है। कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कि आज दिन न्यूज आती है कि 3-3 दिन हो जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, एफआईआर दर्ज तक नहीं होती है, लेकिन जब प्रशासन मजबूर हो जाता है, पूरी टीम आती है तो उसको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, और जब जाकर उसको इंसाफ मिलता है। तो हमारा आगे फ्यूचर में भी यही प्लान है, किसी प्रकार की हम कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होने देंगे कि कोई ऐसी संस्था थी या गायब हो गई या गुम हो गई कि नहीं, अब उसका कहीं नाम नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर प्लान करते रहते हैं कि आपस में एक्टिविटी कोई ना कोई ऐसी बनी रहे कि कहीं किसी को मौका ना मिले कि ये संस्था गायब हो गई। तो पूछना चाहेंगे, जैसे इन्होंने बताया कि आप लोग पूरी टीम के साथ काम करते हैं, और जैसे कहीं रेप जैसी घटना या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इन पे भी आप लोगों का फोकस रहता है, तो ऐसी घटनाओं के साथ जब आप लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो इस टाइम आपको क्या कोई दिक्कत होती है, कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं सब चीज़ों को? एक घटना का मैं जिक्र करता हूँ। पिनाट के अंदर एक सिकतारा गांव था, जहाँ की एक दलित परिवार को पानी पीने के लिए रोका गया था, उन्हें मारपीट की गई थी। हमारे पास सूचना आई, हमारे यहाँ से 25 लड़के करीब गए थे, वहाँ गांव में जा रहे थे, डर भी महसूस हो रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जब हम वहाँ गए, हमने परिवार से डिस्कस किया, उनसे हाल चाल जाने, उन्होंने बताया बहुत ही बुरी हालत थी, पानी पीने के लिए भी उनके पास नहीं था। हम बाज़ार से जो ब्रसलेरी की बोतल होती है 1 लीटर की, उनके 10 बोतल तो देकर आए थे पानी पीने के लिए। उसके बाद वहाँ हमने पिनाट सीईओ को फ़ोन किया, और तत्काल ही कुछ मिनटों में वहाँ आए, एसडीएम आए, उनसे वार्तालाप की, उन्होंने तत्काल ही एक हैंडपम्प उनके लिए अलग से मुहैया कराया, और 3 दिन में ही वो हैंडपम्प लग गया और उन्हें पानी मिला। तो कहीं भी ऐसी बात नहीं, हमें भी डर लगता है कभी कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जो मानसिकता लोग लेकर चलते हैं वो गलत लेकर चलते हैं, मगर हमें भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और जो पीड़ित होते हैं उनकी आवाज़ जब तक हम लोग नहीं उठाएंगे उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे आपने बात करी, आप लोग जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हर तरीके से आप लोग लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो कैसे आप लोग इतनी अपनी टीम के साथ कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा सवाल शायद ये हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली जब तक आप लोग प्रॉपर नहीं तैयार होंगे तो आप लोग शायद दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जो भी अपने टीम है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कोई मजदूर है, हमारे पास सभी लोग हैं, और कुछ अच्छे बिजनेसमैन भी हैं जो कि हमें फाइनेंशियली मदद भी करते हैं, मगर टीम के, अन्यथा किसी और से हम कभी भी पैसा नहीं लेते। जो भी होता है अपने लिमिटेड करते हैं, जितना हम पे हो सकता है उतना करते हैं, और इसीलिए हमारा अभी तक, मैं आपको बताऊं, 4 साल से संगठन चल रहा है, इसीलिए अभी तक ये पर्दे के पीछे है, क्योंकि पैसा नहीं होता, इसीलिए हम वर्कर नहीं आ पाते। जी। तो आगे अगर बात करी जाए तो लोगों की मदद आप तक खुद भी आ रही है क्या? फंडिंग कहीं लोगों से भी आ रही है, दूसरे लोग भी आपसे? हाँ, कोरोना काल में जब लोगों ने हमारा काम देखा, तो मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत से लोग थे जो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, मगर वो फाइनेंशियली उन लोगों ने हमारी मदद की, क्योंकि हमारा काम देखा, और काफ़ी लोगों ने मदद की, इसीलिए हम ज़्यादा और काम कर पाए। ऐसी बात नहीं है, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें कुछ जिज्ञासा होती है, क्योंकि तन मन धन 3 दिन से हम तीनों चीज़ों से हम समाज सेवा कर सकते हैं, तो हम तीनों से कर पा रहे थे। कोई व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल पा रहा था, वो धन से मदद कर सकता था, उन्होंने हमें धन दिया, जो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते थे हमें पैसे दिए, हमने उस पैसे से सामान खरीदा और हमने वो पहुंचाया। ऐसा भी होता था।
तो ये थे हमारे साथ युवा भीम सैनिक के अनिल, रमन और नितिन, जिनसे हमने ढेर सारी बात करी और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद करी। यूँ तो कोरोना संकट काल से लेकर अब तक कई ऐसी संस्थाएं आई हैं जिन्होंने लोगों की मदद करी है। कई ऐसे लोग भी हैं जो संस्थाएं कोरोना संकट काल के टाइम उभरी, लेकिन अब कहीं जाके वो विलुप्त सी नजर आ रही है। लेकिन युवा भीम सैनिक संस्था एक ऐसी है जो लगातार लोगों की मदद करती आ रही है और लगातार लोगों की मदद करती आई है। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए प्रातः दर्पण। नमस्कार।